हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं अभी 2025 का पहला हमारा वीडियो होने वाला है वन शॉट 2025 के लिए। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में कंट्रोल सिस्टम ही क्यों चूज किया? कंट्रोल सिस्टम चूज करने का मेरा भी कुछ रीज़न है। बिकॉज़ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं गेट 2026 के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूं। एंड वन ऑफ द कह सकते हैं ईजीएस्ट और एक मतलब अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट हम कह सकते हैं हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप थर्ड ईयर में ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने अच्छे से उतने अच्छे से आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ने की कोशिश करो। तो कंट्रोल सिस्टम का जो वेटेज होता है, किसी भी साल 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। समझ सकते हो, आउट ऑफ 100 7 to 8% दिस सब्जेक्ट इज कवरिंग। एंड केवल और केवल 5 यूनिट है, 5 यूनिट से मात्र मतलब आप 8 नंबर बहुत ईजिली, मतलब इलेक्ट्रिकल का कोई भी स्टूडेंट अगर पूछो कि सबसे ईजी क्या है तो कंट्रोल सिस्टम ही बोलेगा। तो अगर आपको कंट्रोल सिस्टम अभी आप वन शॉट में फर्स्ट यूनिट का, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का कंट्रोल सिस्टम एंड कंसेप्ट है, अगर आपको कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत हो रहा होगा, मैं जानता हूँ कि आप अगर सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड आर्डर, थर्ड आर्डर, मतलब फर्स्ट आर्डर सिस्टम आएगा, जिसमें कि आपको पिक टाइम, मतलब बहुत से टाइम्स निकालने होते हैं और समझने होते हैं, अनडैम्प्ड बहुत टाइप के सिस्टम होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि वन ऑफ द ईजी, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। मतलब देखिए, ईजीएस्ट कब बनता है? सबसे ये दो रीज़न होता है। एक तो सबसे पहला रीज़न कब होता है, हमें कब ईजी लगता है, जब हमारा इंटरेस्ट हो पहला, मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट है तो सब्जेक्ट इजी लगेगा। या सेकंड, हमारा जो टीचर पे डिपेंड करता है, या फैकल्टी पे मतलब डिपेंड करता है, फैकल्टी कैसा पढ़ा रहा है। अगर फैकल्टी टफ भी सब्जेक्ट को अगर बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो इंटरेस्टिंग लगता है। तो चलिए, हम कोशिश यही करेंगे। सेकंड नंबर, एक तो ईजी है ही, और सेकंड नंबर में कोशिश करेंगे, फैकल्टी तो नहीं है लेकिन हाँ आपके सीनियर्स ज़रूर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि ऑलरेडी हमने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हुआ है और कंट्रोल सिस्टम बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो कंट्रोल सिस्टम को बहुत ही अच्छे से हम आपको मतलब कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारा जो है ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जब मैं 5th सेमेस्टर में था लास्ट ईयर, तो हमने कंट्रोल सिस्टम का ऑलरेडी वन शॉट डाला था बीटेक 5th सेमेस्टर के लिए, और आप लोगों के इस पर अप्रॉक्स 10 के व्यूज़ आया। सबसे अच्छा आप लोग के मतलब व्यूज़ इसी पे आए हैं। तो देखिए, आप लोग का सपोर्ट है और हमारा भी, आप लोगों का सपोर्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय सपोर्ट। देखिए, मेरे पास सच में बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वन शॉट अपलोड करूं, क्योंकि मैंने मतलब आप लोग भी गेट का थर्ड ईयर में हो, गेट का फॉर्म अप्लाई किए होगे, लेकिन थर्ड ईयर में खुद मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो थर्ड ईयर में मतलब अभी आप जानते होंगे 2000 रुपया हो गया है, ये भी सोचना है अरेंज करना, और इवन इलेक्ट्रिकल से तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो 2000 इज़ जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिकॉज मतलब वेस्टिंग ऑफ टाइम और मनी भी कह सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन मतलब सही नहीं है, प्रिपरेशन सही नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं होगे, क्योंकि हमारे कॉलेज में आउट ऑफ 54 जितने भी स्टूडेंट भरे थे, मतलब हमारे 54 हैं, मतलब हम 54 हमारी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल में, उसमें से कोई क्वालिफाई तक नहीं कर पाया था। तो यही होता है कि जब भी फॉर्म भरो, आपके अंदर वो फीलिंग हो कि यस आई कैन। तो चलिए, जस्ट हम थोड़ा सा आपको ये फीडबैक दे रहे हैं कि आप कंट्रोल सिस्टम को बहुत ही इजीली लेके चलो, और बहुत इजी है। चलिए, कंट्रोल एंड कंसेप्ट, तो अगर आप सबसे पहले देख सकते हैं, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है 2024 के लिए। तो अगर आप वहाँ से भी देखना चाहते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, 2024 में मैं खुद स्टूडेंट था, मतलब कंट्रोल सिस्टम के लिए 2024 में खुद मैं स्टूडेंट था। वो लेवल ऑफ मतलब जो मैं देना चाहता था वो लेवल मैं नहीं दे पाया था, लेकिन 2025 में ऑलरेडी मैंने मतलब इसका एग्ज़ाम भी दे दिया है। मुझे ये भी पता है कि सेमेस्टर में कैसे आता है, एज वेल एज मैंने गेट में जो आता है उसका भी सिलेबस ख़त्म ही कर लिया है। मान के चलो, मैंने कह सकता हूँ कंट्रोल सिस्टम का 50 to 60% मेरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर में पहला यूनिट जो है हमारा कंट्रोल सिस्टम कंसेप्ट। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले हम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, फिर एग्जांपल एंड एप्लीकेशन ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, मैथमेटिकल मॉडलिंग। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम वन शॉट बना रहे हैं। वन शॉट में ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं लेता हूँ, जो आपके सेमेस्टर्स के इस रिस्पेक्ट से सही नहीं है। तो देखिए, ये आपने BSS जो कि बेसिक सिग्नल सिस्टम है, इसमें आपने पढ़ा होगा कन्वर्जन, मतलब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कन्वर्जन। तो ये आपको पता भी होगा, तो आप अपने से ही पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एग्ज़ाम में आ जाए 2025 में तो उसका मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अभी तक ये बहुत कम आता है, ठीक है। तो डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स एंड सिंगल फ्लोग्राम, जिसको कि SFG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिग्नल फ्लो ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है SFG। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, समझ लीजिए, इस क्वेश्चन से गेट में 1 नंबर पक्का,
गेट में एक नंबर मतलब ना आप 1000 रैंक अगर नीचे आ सकते हैं, अगर एक नंबर आप अधिक लाते हैं, मतलब मान के चलो आपका, मैं एज राउंड फिगर बोल रहा हूँ, गेट में आपका 38 नंबर है, 38 से एक नंबर बढ़ाना, अगर मान के चलो कंट्रोल के एक क्वेश्चन है तो आपका अगर रैंक 60,000 है तो आप तुरंत आके घट के 50,000 पे आ जाओगे, 10,000 तक भी घट सकता है एक नंबर से। तो एक नंबर गेट में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ब्लॉक डायग्राम या सिग्नल फ्लो ग्राफ यूजिंग मेसन गैन फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम में हम कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन, देखिए एसी और डीसी जो सर्वो मोटर है इसका एप्लीकेशन नहीं आते हैं, लेकिन आप अपने से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मतलब इस जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ जो भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन है प्लीज़ उसे रिमूव करो और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा ये ओपन, मतलब जो भी पीपीटी बनाते हैं उनको मैंने बोला था लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। एनीवे मैं थोड़ा बता देता हूँ कंट्रोल सिस्टम क्या है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। देखिए कंट्रोल सिस्टम क्या है। देखिए अभी तक आपने पावर सिस्टम पढ़ा होगा, अभी इसी सेमेस्टर में पावर सिस्टम फर्स्ट पढ़ रहे होगे, फिर से कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो। ये सिस्टम मतलब क्या है। देखिए कंट्रोल मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा सिस्टम होता है, देखिए कोई भी सिस्टम, इसमें हम मतलब इनपुट देते हैं और आउटपुट आता है, ठीक है। तो हम इनपुट और आउटपुट यही ओपन लूप और क्लोज लूप में समझेंगे। तो हमने अगर मान के चलिए इनपुट में 5 वोल्ट दिया और आउटपुट में हमें अगर 60 आरपीएम मतलब 60 आरपीएम समझ लो, हमें मोटर का स्पीड चाहिए, तो 5 वोल्ट पे अगर 60 रेटेड है तो ये हम मतलब सिस्टम में क्या दिए, इनपुट दिए, तो आउटपुट ही हमें आना चाहिए। तो ये तो हमारा ओपन लूप हुआ, इसमें कोई हम मतलब कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही अगर 60 ना हो के मान चलो अगर 50 आरपीएम आ रहा है तो यहाँ पे हम एक फीडबैक लगाते हैं, फीडबैक जो कि क्या करता है, मेज़र करता है मतलब इनपुट के हमारा मतलब डेटा है और आउटपुट के डेटा को मेज़र करता है। अगर हमने 5 वोल्ट दिया तो हमें 60 आना चाहिए, अगर 60 नहीं आ रहा है तो ये इसमें कुछ चेंजेस करेगा और यहाँ से इनपुट और बढ़ाएगा घटाएगा और हमारा क्या करेगा, सिस्टम को अगर हम 60 आरपीएम चाहिए तो 60 आरपीएम देगा। तो कंट्रोल सिस्टम में केवल हमने मोटर के एग्जांपल देके दिया, कंट्रोल सिस्टम में हर एक चीज़ आता है। जैसे आपके कार ड्राइव करते हैं, एक आपके घर में मतलब रेफ्रिजरेटर है, प्रेस है, बहुत चीज़ है, एवरीथिंग। मतलब ब्रॉड लेवल पर देखा जाए ना, जब आप इमटेक करोगे तो कंट्रोल सिस्टम एक केवल और केवल एक सब्जेक्ट बन जाएगा जिसपे कि आप पढ़ के जाओगे, मतलब आप स्पेशलाइजेशन करोगे। कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने आप मतलब आज आप ऑटोमेशन देख रहे हो ना, सभी जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कंट्रोल सिस्टम के ही ऑन द बिहाफ ऑफ वो क्या है, ऑटोमेशन हो पाया है। तो देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन कितना मिनट हो गया, 7 मिनट हो गया। तो आप सोचो कि 7 मिनट में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो चीज़ मैंने बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आपको पता चल गया ना तो आप अपने से भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले मैंने गेट के बारे में बताया, चलिए आगे हम बात करते हैं ओपन लूप सिस्टम। देखिए ओपन लूप क्या होता है, जैसा मैंने बताया द कंपोनेंट ऑफ ओपन लूप सिस्टम कंट्रोल आर, मतलब ये कंट्रोल प्रोसेस होता है और कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ डिज़ायर आउटपुट। देखिए हमने बताया ना, यहाँ पे देखो फिर से मैं बताता हूँ, ये हमारा सिस्टम है, सपोज़ ये हमारा कोई इनपुट हमने दिया, ये हमारा कंट्रोलर है, ये कंट्रोल प्रोसेस, ये आउटपुट है। तो आउटपुट इनपुट पर डिपेंड नहीं है, हमने यही बताया। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हमारा क्या होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, ओपन लूप में क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन ही नहीं है, सॉरी, ओपन लूप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा आउटपुट जो होता है इनपुट पर डिपेंड नहीं होता है। इन दिस सिस्टम आउटपुट इज़ नॉट कंपेयर विद द रेफरेंस इनपुट, मतलब कोई भी इसमें रेफरेंस इनपुट पे हमारा कोई भी मतलब क्या होता है, कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन अभी हम क्लोज लूप सिस्टम पढ़ेंगे, क्लोज लूप सिस्टम में कंपैरिजन होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया भी आपको, ठीक है। तो ये हम आगे ओपन लूप जो सिस्टम होता है कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सिस्टम विदाउट फीडबैक। याद रखिएगा, एक नंबर में आप अगर जेई लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अगर गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक नंबर का कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ देता है और बहुत से अच्छे स्टूडेंट जो कि बहुत ही टॉपर होते हैं, जो कि बहुत अच्छे मतलब कह सकते हैं कोर्सेज से पढ़ते हैं, उनको भी नहीं आता है, क्योंकि इतना छोटा चीज़ है, लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ओपन लूप सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, तो विदाउट फीडबैक या नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। जो हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है, एक्शन डिपेंड ऑन डिज़ायर आउटपुट, जो यहाँ पे लिख रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब फिर से वही लिख रहा है अगेन एंड अगेन कि इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होता है, ठीक है। आगे जैसे इसका एग्जांपल हम दे आपको कि एग्जांपल क्या होता है, ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन। जो ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन आप सोचोगे, देखिए हमने बोला स्टार्टिंग में ही ऑटोमेटेड मतलब क्या, ऑटोमेटेड मतलब अगर वॉशिंग मशीन की बात करें, बहुत से बुक में देखोगे आप कंफ्यूज होते हो, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था जब मैं अपने टाइम पर था, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटेड ये ओपन लूप सिस्टम है। देखिए ऑटोमेटेड मतलब क्या, हमने कपड़ा डाला वॉशिंग मशीन में, कपड़ा धुल गया, टेम्परेचर हमने सेट किया, हमने टाइम सेट किया, उतने टाइम तक चला और बंद हो गया, लेकिन इसमें कोई फीडबैक नहीं है,
कि हमारा मान के चलिए हमने 5 मिनट सेट कर दिया कि हम 5 मिनट तक, तो 5 ही मिनट तक हमारा वॉश करेगा। लेकिन इसमें कोई ऐसा फीडबैक नहीं है जैसे एआई है। एआई का क्या इंपॉर्टेंस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या? ये अपने अकॉर्डिंग मतलब क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। तो ये यही सेम जो हमारा वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, ये अपने से डिसीजन नहीं लेगा कि कपड़ा कितना अभी गंदा है, क्या अभी और ज़्यादा मशीन मतलब हमारे वॉशिंग मशीन को चलाना है या नहीं। तो ये ऑटोमेटेड है, लेकिन ये कोई अपने से डिसीजन नहीं ले सकता। अगर हमने 5 मिनट सेट किया तो 5 ही मिनट, भले आप कपड़ा डालो या ना डालो, कपड़ा रहे या ना रहे वॉशिंग मशीन में, उसको चलना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनपुट दे दिया तो आउटपुट मतलब चलेगा ही चलेगा। लेकिन यही अगर कंट्रोल सिस्टम हो, अगर ऐसा वॉशिंग मशीन बनाए जो कि हमारा यहाँ पे फीडबैक हम लगा दें, फीडबैक लगा दें, तो ये मशीन में पहले चेक करेगा। अगर मान चलिए हम 5 मिनट सेट कर रहे हैं तो चेक करिए कपड़ा है भी कि नहीं, कपड़ा है तो अगर 5 मिनट चला तो ये साफ़ हुआ कि नहीं, साफ़ हुआ तो बंद कर देगा, अगर साफ़ नहीं हुआ तो 1 मिनट और चलाएगा। तो ये हमारा ओपन लूप क्लोज लूप क्या होता है, इतने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जब मैं भी फिफ्थ सेमेस्टर में था तो बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। यहाँ तक समझ गया ना कि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटेड ये ओपन लूप होगा, क्लोज लूप में नहीं आएगा, ठीक है। या आपका जो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर है या इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सब ओपन लूप क्लोज सिस्टम में आते हैं। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटेड सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑटोमेटेड मीन्स ऑटोमेटेड ओनली, बट कंट्रोल सिस्टम इज़ डिपेंड ऑन फीडबैक, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम। फिर से क्लोज लूप सिस्टम वही है। देखिए फिगर समझाते हैं। सबसे पहले हमने इनपुट दिया, ठीक है, हमने इनपुट दिया यहाँ पे, ये हमारा एम्पलीफायर, फिर हमारा कंट्रोल प्रोसेस हुआ, ये हमारा कंट्रोलर का आउटपुट आया, यहाँ पे हमने फीडबैक लगाया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक। और ये फीडबैक क्या करता है, देखिए मान के चलिए हमारा, फिर से मैं मोटर का एग्जांपल लेता हूँ। हमारा मोटर से मान के चलिए हमें 1500 आरपीएम का मोटर है, ठीक है। मतलब हमारा जो मोटर है 1500 आरपीएम का मोटर है, इसका स्पीड जो है 1500 आरपीएम हमें चाहिए, ठीक है, आरपीएम। लेकिन यहाँ पे हमने इनपुट मान के चलिए हमने 220 वोल्ट दिया, ठीक है, 220 वोल्ट दिया। लेकिन यहाँ जो हमने सिस्टम लगाया, हमारा आउटपुट केवल मान के चलिए 1300 आरपीएम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये फीडबैक है, हमने यहाँ पे एरर सिग्नल, यहाँ पे अगर मान के चलिए जितना हमने चाहा 1500, लेकिन 1300 200 का एरर आ रहा है ना, तो ये फीडबैक क्या करेगा, एरर सिग्नल को एरर यहाँ पे देगा और ये रेफरेंस को सेट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग और अगर वोल्टेज चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए उतना हमारा वोल्टेज देगा और 1500 आरपीएम मेंटेन करके रखेगा। तो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है। क्लोज लूप सिस्टम इज मीन्स कि ये मतलब जो भी फीडबैक हम देते हैं, फीडबैक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा चेंजेस करके और जो हमारा डिज़ायर आउटपुट है वो डिज़ायर आउटपुट देता है। तो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम होगा। जो कि क्लोज है, एक सिस्टम जो है ये क्लोज है, मतलब आप देख सकते हो ना, यहाँ से हमारा सिस्टम इनपुट आया, आउटपुट आया, फीडबैक आया, तो क्लोज है। लेकिन ओपन लूप सिस्टम में केवल और केवल इनपुट था और आउटपुट था, बीच में हमारा सिस्टम था, इसमें कोई भी फीडबैक नहीं था, ठीक है। तो यही हम लिखे हैं, क्लोज लूप सिस्टम इज आल्सो नोन एज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। और ये हमारा जो होता है डिपेंडेंट होता है हमारा डिज़ायर आउटपुट पे, एज वेल एज यहाँ पे हमने लिखा है कि द एरर सिग्नल इज़ फीड टू कंट्रोल टू रिड्यूस द एरर। यहाँ पे देख सकते हो एरर सिग्नल किस लिए, ये हमारा जो एरर आता है उसको क्या करता है, इसको जो होता है ये रिड्यूस करता है। इसका एग्जांपल एयर कंडीशनर, देखिए जो अभी प्रेजेंट में एयर कंडीशनर आ रहा है, जैसे कि 16 डिग्री सेल्सियस तो पहले रहता था, अभी 18 डिग्री है। तो मान के चलिए ऐसे ऐसे हमारे एयर कंडीशनर आ रहे हैं कि हमने रूम में टेम्परेचर जो है हमने सेट किया 18 डिग्री। अगर 18 डिग्री जैसे ही होगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और जैसे हमारा रूम टेम्परेचर फिर से 25 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो हमारा फीडबैक, इसमें हमने कंट्रोलर लगाया, इस कंट्रोलर से हमारा जो एयर कंडीशनर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एज वेल एज ऑटोमेटेड पायलट जो एरोप्लेन है, मतलब जो ऑटोमेटेड हो जिसमें पायलट नहीं होते हैं, तो वो मतलब क्या करेगा, हमारे जो मतलब इन्वायरमेंट है या हमारा अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या इन्वायरमेंट है, किस समय कितना स्पीड चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो डेटा आउटपुट का इनपुट से मतलब क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के अकॉर्डिंग वो चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन हमने एग्जांपल दिया था, इसमें अगर हमारा टेम्परेचर वाला सेट है कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जैसा आजकल जो आपके घर में भी टेम्परेचर वाला आयरन होगा तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो उसमें टेम्परेचर सेट किया। लेकिन ये ओपन लूप में भी आएगा, लेकिन एक क्लोज लूप क्या होगा, क्लोज लूप सभी कह सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारा कपड़ा कैसा है। अगर कपड़ा को भी डिज़ायर मतलब वो क्या करे, सेंस करके टेम्परेचर बढ़ाए घटाए, तो वो हमारा मतलब ये इलेक्ट्रिक आयरन जो होगा वो ओपन लूप में मतलब क्लोज लूप में आएगा, अदरवाइज ओपन लूप में आएगा। अब एक सबसे एग्जांपल होता है ट्रैफिक लाइट। देखिए ट्रैफिक लाइट हर बार मैं फंसता था जब मैं 5th सेमेस्टर में था, ट्रैफिक लाइट ओपन लूप है या क्लोज लूप है। देखिए ट्रैफिक लाइट जो इंडिया में हमारा यूज़ करते हैं,
जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 मिनट हमने सेट कर दिया, 5 मिनट नॉर्थ बंद होगा, फिर ये ऑन होगा, फिर ये ऑफ होगा, तो 5 मिनट का हमने टाइम सेट किया, हमने माइक्रो कंट्रोल लगा के टाइमर लगा के सेट किया, तो ये हमारा ओपन लूप में आएगा। ये भीड़ को देख के नहीं मतलब डिसाइड कर रहा है। लेकिन ये अमेरिका में आप चले जाओ, जो फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे जैसे हमने ट्रैफिक लाइट लगाया है कि अगर इधर ज़्यादा क्राउड है तो इधर मतलब क्या करेगा, ज़्यादा देर के लिए हमारा जो होगा ट्रैफिक लाइट ग्रीन होगा, कि जिधर कम होगा उधर हमारा ग्रीन लाइट मतलब ऑन रहेगा। तो इसको क्राउड मतलब ये क्राउड भी मेंटेन करके उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करता है। लेकिन इंडिया में 5 मिनट सेट हो गया तो 5 मिनट ही मतलब अगर 30 सेकंड हमारा सेट हो गया, 30 सेकंड जलेगा ही जलेगा। लेकिन इसमें क्राउड को देख के ऑटोमेटेड जो होता है ट्रैफिक लाइट वो जो होता है वो सेट होता है। तो हमारा अमेरिका वाला या फॉरेन वाला हम कह सकते हैं ट्रैफिक लाइट वो क्लोज लूप सिस्टम होता है। लेकिन इंडिया में जो मतलब जो यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में भी कहीं यूज हो गया होगा आज तक, मतलब बेंगलुरु, लेकिन मोस्टली हमारा क्या होता है, इंडिया में टाइम सेट होता है कि 30 सेकंड हमारा नॉर्थ क्लोज होगा, 30 सेकंड हमारा साउथ क्लोज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप नाउ इट्स क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, वेयर इट इज़ ओपन सिस्टम और वेयर इट इज़ क्लोज सिस्टम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। इसमें फीडबैक नॉट प्रेजेंट होता है, इसमें फीडबैक हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा ये जो होता है ओपन लूप सिस्टम इतना अक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो हमने फीडबैक लगाया, तो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एरर, मतलब ये जो होता है ये बहुत सेंसिटिव, थोड़ा सा भी एरर आएगा सेंसिटिव हो जाएगा, लेकिन हमारा लेस सेंसिटिव होता है, एरर आने ही नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम हुआ। और इसका बैंडविड्थ जो होता है वो स्मॉल होता है, इसका बैंडविड्थ जो होता है ज़्यादा होता है। फिर से ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। हमारा ओपन लूप सिस्टम में कोई हमने फीडबैक लगाया नहीं, इसलिए सस्ता होता है, लेकिन ये इसका डिज़ाइन और कॉस्ट जो होता है महंगा हो जाता है, क्योंकि हम इसमें फीडबैक भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये अफेक्टेड बाई नॉन लीनियरिटी, लेकिन ये इफेक्टेड नहीं होता है नॉन लीनियरिटी हमारा सिस्टम से। एग्जांपल वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट आ गया ना, ट्रैफिक लाइट इंडिया वाला ठीक है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, देखो क्लोज लूप में आ गया। ऑटोमेटेड गियर, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ जैसे ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन में आप ऑटोमेटेड हमने बताया ना, ऑटोमेटेड को आप नहीं कह सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम जब तक इसमें फीडबैक नहीं लगा हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने आपको ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम बहुत अच्छे समझा दिया। अब नए टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन आप बहुत ही पहले से पढ़ के आते होंगे। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, ठीक है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टर्म टू एक्सप्रेस इन इनपुट टर्म इन अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉन एज ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन ये होता है, और जो भी हमारा सिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इधर उधर हो गया, थोड़ा सा हम आपको चीज़ें बता देते हैं जो कि ये ट्रांसफर फंक्शन पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ट्रांसफर फंक्शन में सबसे पहले हमने बताया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। एडवांटेज इसकी हम बात करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है। आपने स्टेट वेरिएबल तो पढ़ा ही होगा सिग्नल सिस्टम में, इसके रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ आपने ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा होगा। तो देखिए इसमें स्टेबिलिटी फाइंड करना होता है, मतलब जो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम इज़ कैरिड आउट, मतलब सिस्टम स्टेबल है, कितने स्टेबल है। अगर आप सेकेंड यूनिट पढ़े होंगे तो आप 4 टाइप के सिस्टम पढ़े होंगे। सबसे पहले अनडैम्प्ड पढ़े होंगे, फिर से दूसरा अंडर डैम्प्ड पढ़े होंगे, तीसरा जो पढ़े होंगे ओवर शूट पढ़े होंगे, फिर से क्रिटिकली डैम्प्ड पढ़े होंगे। तो ये जो होता है कंट्रोल सिस्टम में, यही हम डिफाइन करते हैं कि सिस्टम कितना कंट्रोल है, कितना स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं ट्रांसफर फंक्शन के हेल्प से, एज वेल एज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्रोच अलाउ द कन्वर्टिंग इंटीग्रल जो डिफरेंशिएशन टाइम होता है डोमेन इक्वेशन, वो सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या करते हैं हम कन्वर्ट करके हम ट्रांसफर फंक्शन को बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ट्रांसफर फंक्शन के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि ये जो होता है ओनली एप्लीकेबल टू लीनियर और टाइम इनवेरेंट सिस्टम में एप्लीकेबल होता है। जो टाइम इनवेरेंट सिस्टम मतलब जो टाइम पे डिपेंड ना हो, टाइम अगर वेरेंट सिस्टम आ जाएगा तो उस पर ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन वर्क नहीं करता है। एज वेल एज ये लीनियर के लिए होता है, नॉन लीनियर के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। एज वेल एज इनिशियल कंडीशन डू नॉट इफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस, जब हमारा इनिशियल कंडीशन है वो डू नॉट इफेक्ट द, जो इनिशियल कंडीशन आप पढ़े होंगे वो हमारा क्या करता है, ये सिस्टम परफॉर्मेंस आर नेग्लेक्टेड वाइल डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर फंक्शन। मतलब ट्रांसफर फंक्शन जब हम फाइंड आउट करते हैं, स्टेबिलिटी जब फाइंड करते हैं तो इनिशियल कंडीशन को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम आप आगे देखें तो ट्रांसफर फंक्शन के बाद हमें कुछ सिस्टम पढ़ने होते हैं। जैसे देखिए हमने बताया स्टार्टिंग में है जो हमारा सिस्टम होता है उसमें पहला जो आता है रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम, सिस्टम दिया होता है उससे हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता है। तो पहला जो होता है रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम होता है और दूसरा जो होता है SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है।
तो रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम केवल और केवल आपके सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए केवल सेमेस्टर में आता है, ये आपके कंपटीशन में नहीं आता है। लेकिन जो ये एसएफजी होता है सिंगल फ्लोग्राम या मेसन गेन फार्मूला भी हम आपको समझाएंगे। मेसन गेन फार्मूला से आप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन कोई भी सिस्टम का बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ब्रांच पॉइंट पढ़ना होगा। ब्रांच पॉइंट क्या होता है, देखिए ब्रांच पॉइंट द टेकअप पॉइंट हम कहते हैं इज़ अ पॉइंट फ्रॉम विच द सिस्टम मतलब गोज़ मतलब आगे जाएगा या पीछे जाएगा। ब्रांच पॉइंट जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, देखिए ये हमारा जो है ये समिंग पॉइंट है या इसको ब्रांच पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे या पीछे हमारा जो ब्लॉक है ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम GS या HS ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट हो गया, मतलब इसके आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम मतलब सबसे पहले हमने बताया ब्रांच पॉइंट क्या होता है, समिंग पॉइंट हमने बताया, ये देखिए समिंग पॉइंट होता है। ये हमारा यहाँ पे जो सिस्टम होता है या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो यहाँ फीडबैक भी होता है। देखिए ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये हमारा निगेटिव फीडबैक है, क्योंकि निगेटिव की तरफ हमारा एरो शो हो रहा है ना, तो निगेटिव फीडबैक है। अगर ये पॉजिटिव की तरफ हमारा शो हो, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है और ये सिस्टम यहाँ से जो इसका आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव की तरफ से हो रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे, ठीक है। तो सिस्टम में पॉजिटिवली फीडबैक है, लेकिन मोस्टली हमारा सिस्टम जो होता है वो निगेटिव फीडबैक होता है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं निगेटिव फीडबैक, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। जब आपको आगे में स्टेबिलिटी समझाएंगे तब जाके वहाँ पे 1 बाई 1 बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। एज वेल एज अगर आपने एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जो होता है, नहीं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपने ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, निगेटिव फीडबैक क्या होता है, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आगे हमने ब्रांच पॉइंट बताया, समिंग पॉइंट बताया, ब्लॉक भी हमने बताया। ब्लॉक क्या होता है, और डायग्राम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, जो कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि हमारा क्या बताता है कि हमारा ब्लॉक डायग्राम में मतलब जैसा हम GS HS लेते हैं, अब ये GS इस ब्लॉक डायग्राम का है, ये HS है, ये हमारा फीडबैक है, ठीक है। और ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है या ओपन, मतलब अभी आप बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ब्लॉक डायग्राम मतलब ये देखिए, जब आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक आप पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, तो उसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहला होता है, अगर दो ब्लॉक है, हम दो ब्लॉक सीरीज़ में है, ठीक है, G1 एंड G2, तो इसको सिंगल ब्लॉक डायग्राम हम रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो दो हमारा अगर ब्लॉक डायग्राम सीरीज़ में है तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, G1S इंटू G2S। तो यहाँ हमारा पहला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। सीरीज़ कनेक्शन में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरा जाता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में जैसे G1 G2 है, तो इसको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। देखिए G1 प्लस G2 होगा या G1 माइनस G2 होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमारा सिस्टम क्या है। देखिए अगर सिस्टम हमारा G1 G2 से अगर देखिए ये इसका भी डायरेक्शन सेम होगा, ये हमारा पैरेलल तभी समझ में आता है। देखिए पैरेलल और मतलब कंट्रोल, देखिए ये हमारा एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो हमारा पैरेलल होगा। लेकिन एट सेम वे अगर ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऐसे आ रहा है और हमारा फीडबैक ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा अब यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा, यहाँ पे हमारा फीडबैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये नेगेटिव फीडबैक है ना, नेगेटिव हो तो माइनस रखेंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पैरेलल कनेक्शन में ब्लॉक डायग्राम ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अभी हमने सीरीज़ में बताया, सीरीज़ में मल्टीप्लाई होता है। अब पॉजिटिव फीडबैक कनेक्शन क्या होता है, जैसे हमने बताया कि पॉजिटिव, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा। पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ये इधर आया और ये हमारा डायरेक्शन इधर आया, तो दोनों अपोजिट है ना, तो यहाँ फीडबैक आएगा, ये पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो ऊपर का हमारा होता है उसको ऊपर लिखते हैं +1 माइनस। देखिए अगर हमारा पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो माइनस आएगा, G1 इंटू G2 का हम मतलब G1 इंटू G2 करते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर हमारा ओपन लूप मतलब ये हमारा सबसे पहले अगर अगर निगेटिव फीडबैक सिस्टम कनेक्शन आता है, निगेटिव को कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हमारा जो ये है फॉरवर्ड पाथ, वो तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, लेकिन इसका जो फीडबैक होगा वो अपोजिट होगा और ये निगेटिव की तरफ होगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव, ये निगेटिव की तरह एरो हमारा रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर से ब्लॉक डायग्राम ऊपर का हम लेंगे G1 1 प्लस करेंगे, अगर माइनस मतलब अगर निगेटिव फीडबैक है तो प्लस होगा और पॉजिटिव फीडबैक है तो माइनस होगा। G1H इंटू G2H आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। हम यहाँ पे आपको केवल मतलब एक बार सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जो टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर आप भूल गए हो तो क्विकली समझ में आ जाएगा, उतना हम अप्रोच कर रहे हैं आपको समझ में आ जाए। नहीं तो अगर आप
इसका बैच देखोगे तो बैच में समझाने के लिए एक एक चीज़ लिख के समझाना पड़ेगा कि हमारा समिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, अगर फीडबैक हमारा निगेटिव की तरफ शो करे तो निगेटिव फीडबैक होता है, ये G1/1 + G1 + G2 कहाँ से आता है, इसके सबके प्रूफ हैं। वो चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब चौथा रूल हुआ। पांचवा रूल क्या होता है, ये हमारा देखिए समिंग पॉइंट है, ठीक है। तो समिंग पॉइंट को हम आगे या पीछे करेंगे, तो ये समिंग पॉइंट को मतलब हम ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं उसको रिड्यूस करके हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता है। तो ये जो समिंग पॉइंट्स अगर हम पहले ले जाते हैं, देखिए ये हमारा समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट से अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं अहेड, समिंग पॉइंट से आगे ले जाते हैं, हमारा G1 है, ये समिंग पॉइंट इसके ब्लॉक के आगे ले जा रहे हैं, ब्लॉक के आगे ले जाएंगे तो एक G जो है ना यहाँ पे जो है ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले हमारा कुछ नहीं है, A है और B है, ठीक है। हमारा फाइनली आंसर A + B आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A तो ऐसे ही रहा, लेकिन हम समिंग पॉइंट को आगे ले जा रहे हैं, ये समिंग पॉइंट यहाँ पे उठ के आ गया, तो हमारा यहाँ पे G से मल्टीप्लाई होगा, तो A × G + B × G ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर जो इनपुट में था वो इनपुट आउटपुट में आ गया। तो ऐसे आपको करना होगा, याद करना होगा कि जब हम समिंग पॉइंट को आगे लाते हैं ब्लॉक डायग्राम से तो हमारा G जो होता है वो क्या होता है, ऐड ऑन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, अगर हम समिंग पॉइंट को मतलब ब्लॉक से पीछे लाएं, जैसे हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये समिंग पॉइंट। अब समिंग पॉइंट को हम ब्लॉक से पीछे लाएं, ब्लॉक से हमने पीछे लाया तो L/G से मल्टीप्लाई करेंगे, L/G से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो A × G, जैसे A और × G + B है, तो यही हमारा A तो यहाँ पे आया, लेकिन ये अगर L/G है और फिर से हम G से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हमारा B केवल ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे ये हमारा जो L/G ना करे, केवल G रहे, तो G × B और यहाँ पे G हो जाएगा, G² B आ जाएगा ना। आई होप समझ रहे होगे आप, क्योंकि अगर हम लिख के समझाने लगे कि चीज़ तो वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो केवल और केवल मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि हाँ, आप पढ़े होंगे कि ब्लॉक डायग्राम को अगर पीछे ले जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम मतलब समिंग पॉइंट से, तो हमारा G ऐड होता है, लेकिन अगर आगे ले जाते हैं मतलब ये हमारा समिंग पॉइंट जो है, समिंग पॉइंट से पीछे लाते हैं तो L/G से हमारा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इंटरचेंज हम कर सकते हैं पॉइंट, यहाँ पे हमारा पॉइंट्स है, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हमारा B जो है इधर ला सकते हैं, लेकिन हाँ ये हम ध्यान में रखते हुए, साइन को ध्यान में रखते हुए हम चेंज करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करते हैं -1 से, डिवाइड भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेकअप पॉइंट देखिए, अगर ये हमारा जो है R है, अगर इस टेकअप पॉइंट को हम ब्लॉक से आगे ले जाएं तो 1/G से मल्टीप्लाई होगा। देखिए समिंग पॉइंट में केवल G से मल्टीप्लाई हो रहा था, टेकअप पॉइंट में 1/G, दोनों अपोजिट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फार्मूलाज याद रखना और बार बार रिपीट करना, क्योंकि ये सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो ये आप क्वेश्चन सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो टेकअप पॉइंट अगर हमने ब्लॉक के पहले लाया, मतलब ब्लॉक से पहले लाएंगे तो इसमें G से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा 10 क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन अगर हम बता देंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है इसको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक से करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लॉक देखेंगे, देखिए कैसे इसको अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा ये सिस्टम देखा, सबसे पहले हमने सिस्टम देखा तो ये हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव की तरफ, निगेटिव फीडबैक हो गया। यहाँ पे फिर से ये भी निगेटिव फीडबैक हो गया, ये भी हमारा निगेटिव फीडबैक हो गया। ये जो है हमारा क्या आ रहा है, ये जो मतलब इससे देख रहे हैं तो ये हमारा पैरेलल में है, ठीक है। क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन सेम, इसकी डायरेक्शन सेम, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये हमारा पैरेलल होगा। लेकिन अगर ये अपोजिट है तो हमारा फीडबैक होगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डायरेक्शन जो इधर है, हमारा फीडबैक का डायरेक्शन अपोजिट है, हमारा फीडबैक हो गया। ये इसका भी सेम डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इधर है, तो फीडबैक हुआ। इसका भी सेम, इसका भी सेम, तो ये हमारा क्या हुआ, फीडबैक हुआ। चलिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, स्टेप वाइज स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पे हमने लिखा है ना, पहला स्टेप में हमने क्या किया कि ये हमारा मतलब फीडबैक जो है इसको हमने क्या किया, ये सब मतलब ये मतलब सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ये हमारा निगेटिव फीडबैक है, इसको सबसे पहले हम निगेटिव फीडबैक करेंगे। निगेटिव फीडबैक करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया था ऊपर जो ब्लॉक है G1 और अपान में अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और G1 × H1, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो रिड्यूस हमने कर लिया, ये ब्लॉक को रिड्यूस कर लिया, तो ये हमने लिखा है। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा, ये G1 1 + G1 हमने ब्लॉक रिड्यूस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। देखो G2 जो है ना, G2 ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पर देखो G2 है, हमने शिफ्ट किया समिंग पॉइंट को, मतलब बिफोर G3 से हमने क्या किया, ये इसको समिंग पॉइंट यहाँ पर लिख रहा है ना, शिफ्ट समिंग पॉइंट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो,
ये हमारा शिफ्ट समिंग पॉइंट जो है G3 से हमने शिफ्ट किया, इधर लाया। इधर लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यही हमने किया। देखिए यहाँ पे समझना होगा, हमने ये जो है समिंग पॉइंट्स आगे लाया तो G1/G2 हो गया, ये हमारा समझ में आ गया समिंग पॉइंट। फिर से आगे हम क्या किए कि ये हमारा जो समिंग पॉइंट है, देखो यहाँ पे समिंग पॉइंट को हमने क्या किया भाई, देखो ये G3 से इधर लाया, ठीक है। ये वाला समिंग पॉइंट इधर लाया G3 ब्लॉक से। जब G3 ब्लॉक से इधर लाएंगे तो आपने देखा होगा कि जो G3 है वो डिवाइड हो जाएगा। ये H2 फीडबैक है ना, H2 फीडबैक से हमने इधर लाया तो G3 हमारा डिवाइड हो गया। तो ये हमारा दोनों क्या हो गए, एक साथ आ गए। अब इनको दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। जब हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ये वाला यहाँ आ जाएगा, देखो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो ये दो फीडबैक बन जाएंगे, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दो नेगेटिव फीडबैक बन जाएंगे और दोनों नेगेटिव फीडबैक को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फिर से एक और फीडबैक बनेगा। देखो यहाँ हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर का हमारा एक फंक्शन, ये फीडबैक, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक बन जाएगा। इनको अब सॉल्व करेंगे, जब इनको हम सॉल्व करेंगे फिर से तो हमारा एक लास्ट हमारा बचेगा ये और ये दोनों फिर से हमारा बचेंगे। ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारा कैस्केड बन जाएगा। एक ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था ये फीडबैक से, एक हमारा ये बना और एक ये बना। तीनों को क्या करेंगे, ये हमारा सीरीज़ में है तो क्या करते हैं, सीरीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन CS/RS हमारा आ जाएगा। यही हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन ये जो है मतलब सेकंड क्वेश्चन जो है सिग्नल फ्लो ग्राफ से। सिग्नल फ्लो ग्राफ जो होता है वो बहुत इजी होता है, उससे मतलब बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको मेसन वेन फार्मूला बता देते हैं क्या होता है। सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ जो होता है, ग्राफ जो होता है वो एक पिक्चुअलियर रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि हम कोई भी ट्रांसफर फंक्शन को बहुत ही सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मेसन गेन फार्मूला पढ़ने के लिए एक आता है, मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ के बाद हमारा मेसन गेन फार्मूला होता है, जहाँ की इसका फार्मूला होता है T = 1 मतलब ये जो होता है डेल्टा और समेशन K = 1 to n और ये PK × IK। यहाँ पे P जो होता है ये फॉरवर्ड पाथ होता है और डेल्टा जो होता है ये हमारा, मतलब अभी जब हम फाइंड आउट करेंगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहले जो आता है ना ये मेसन गेन फार्मूला, इसमें जो P जो होता है यहाँ पे हमने लिखा है जो फॉरवर्ड पाथ होता है। कोई भी सिस्टम होता है जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ अब जब पढ़ेंगे तो जैसे मान चलिए एक ब्लॉक यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया आउटपुट हो गया। तो हम इसका सिग्नल फ्लो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जितने ब्लॉक होते हैं उतने हमने नोड लिख लिया, A लिखा B लिखा, हमारा इनपुट हो गया आउटपुट हो गया और इनका डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन इसका इधर है तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ, मतलब जिधर डायरेक्शन है उधर हम जाते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ होता है। तो फॉरवर्ड पाथ डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम में कितने फॉरवर्ड पाथ बनेंगे, ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड पाथ P से डेल्टा जो डिटरमाइन द इन्वॉल्व क्लोज लूप गेन, मतलब क्लोज लूप कितने हैं ये हमारा डेल्टा बताता है, ठीक है। डेल्टा निकालने के लिए डेल्टा का फॉर्मूला डेल्टा माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप वन, मतलब इंडिविजुअल लूप बनेंगे। अभी हम आपको समझाएंगे ओपन लूप मतलब कितने हमारे जो हैं नॉन टचिंग लूप हैं, कितने टचिंग लूप हैं, ये आप जब पढ़ रहे होंगे समझ में नहीं आता है, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि वो समझाएं। अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता, लेकिन मोबाइल से लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, मैं अपनी एंड से इतना कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और समझ में तभी आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने एक बार एटलीस्ट पढ़ा हो, ठीक है। क्योंकि ये बैच नहीं है, समझ लो बैच में एक एक चीज़ समझाया जाता है, लेकिन ये वन शॉट है। वन शॉट में केवल मैं वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ कि आपने एटलीस्ट 1 टाइम्स पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हम सिग्नल फ्लो से हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले देखो इसको हम रिड्यूस करते हैं जितने हमारे देखिए अगर ये मतलब स्मार्ट बोर्ड रहता है तो इसको हम क्रॉप करके यहाँ पे लाते हैं और दोनों को साथ में समझाते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने ब्लॉक डायग्राम है, देखिए कितने समिंग पॉइंट ऑफ ब्लॉक डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 सबसे पहले क्या करेंगे, नोट लेंगे, 7 नोट। देखिए हमने 7 नोट लिया। पहले हमारा इनपुट 1, ये 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 और 7। तो ये हमने कि जितने हमारे ब्लॉक डायग्राम होते हैं या समिंग पॉइंट उतने हमने पॉइंट एक लाइन पे हम ड्रा कर लेते हैं। तो उसके बाद ड्रा करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जितने ब्लॉक होते हैं यहाँ पे वो हम शो करते हैं। देखिए हमारा 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में हमारा क्या है, G1 है, हमने G1 लिखा। यहाँ पे हमारा
G3 जो है 3 और 4 के बीच में हमने G3 लिखा, G4 लिखा। सब कुछ लिखने के बाद अब डायरेक्शन देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्शन। देखो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डायरेक्शन। ये यहाँ से G4 जो है यहाँ पे जा रहा है, मतलब अगर हम पॉइंट लिखें तो G1 G2, G3 से हमारा G5 तक हमारा ब्लॉक डायग्राम G4 है। देखिए वही हमने किया। अब हमें ब्लॉक डायग्राम हटा के G3 से G5 तक हमने मतलब ये लिखा, ठीक है, हमारा G4। वैसे ही हमने फीडबैक देखिए, फीडबैक हम देख रहे हैं। एक जो फीडबैक है G2 से आके ये जो आ रहा है पहले समिंग पॉइंट पे आ रहा है, पहले पॉइंट पे, ये जो आ रहा है दूसरे पे आ रहा है। डायरेक्शन दोनों का इधर है। वही हमने ब्लॉक को हटा के हमने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। देखिए ये हमारा 4 नंबर से क्या हो रहा है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 4 नंबर से पहले तो ये हमारा समिंग पॉइंट पे आ रहा है, फिर हमारे यहाँ समिंग पॉइंट पे आ रहा है। तो ऐसे सबसे पहले हमने ड्रा कर लिया सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ये हमने ग्राफ बना दिया सिग्नल फ्लो ग्राफ। एक सिंगल ग्राफ है जिसमें हमने जितने भी समिंग पॉइंट, जितने भी टेकअप पॉइंट, जितने भी ब्लॉक डायग्राम है उनको रिड्यूस करके हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किया। अब हम इस पर मेसन गेन फार्मूला लगाएंगे। मेसन गेन फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ, पहला सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ, ये देखो सेम डायरेक्शन, ये हमारा हुआ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखो, दूसरा फॉरवर्ड पाथ हमारा ये हो जाएगा, ऐसे गए ऐसे गए, ये हमारा फॉरवर्ड पाथ दूसरा हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना, फॉरवर्ड पाथ सेम डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो आप सोचोगे कि ये भी हमारा फॉरवर्ड पाथ हो जाता है। देखो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अपोजिट हुआ तो हमारा फॉरवर्ड पाथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल और केवल हमारे 2 फॉरवर्ड पाथ हैं। कौन से हैं? पहला ऐसे हम जा रहे हैं, इसमें जितने भी जी हैं, G1 G2 G3 हमने लिखा। ठीक है, हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब हम आगे बात करेंगे दूसरा फॉरवर्ड पाथ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है? यहाँ से हमने गया और ऐसे गए, तो G1 इंटू माइनस G4, ये हमने लिखा G1 इंटू माइनस G4, ये हमारा सेकंड फॉरवर्ड पाथ हो गया। ठीक है, अब हम लूप देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम लूप देखते हैं कितने लूप बन रहा है। देखो हमारा ये ऐसे गया, ये हमारा ऐसे बन रहा है, ये हमारा लूप नहीं बनेगा। लूप कब बनता है? जब देखिए लूप कब कहते हैं, एक लूप बने, जैसे ये हमारा ऐसे गया और ये हमारा ऐसे गया, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ये मतलब ये लूप एक बन रहा है, लूप जिसका डायरेक्शन सेम है। एक लूप बना, दूसरा लूप हमारा ये बना, तीसरा लूप हमारा ये बना। तो लूप इसमें जैसे ये हमारा ऐसे हुआ, 3 लूप बन रहा है। सबसे पहला हमारा लूप कौन सा बन रहा है? देखो L1 जो G1 G2 माइनस G1 G2, देखो ये हमारा पहला L1 G1 G2 माइनस H हमने लिखा। दूसरा हमारा G1 G2 माइनस H, ये बड़ा वाला, तो ये भी हमारा उतना ही बना। ये तीसरा हमारा लूप कौन सा बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा। देखो G2 G3 माइनस H, ये हमारा G2 G3 माइनस 1। तो ये हमारा पहले हमने लूप बनाया, फिर फॉरवर्ड पाथ बनाया, फिर सबसे पहले हम डेल्टा देखेंगे। देखिए फॉरवर्ड पाथ, इसमें कितने नॉन टचिंग लूप हैं। देखो हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ, सभी हमारे जितने लूप हैं ये हमारा टच कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो नॉन टचिंग है। इसलिए नॉन टचिंग होता है तब हमें इम्पोर्टेंट से देखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्लोज लूप, ये भी सभी के साथ अटैच है। देखिए ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, इसमें भी कोई हमारा नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो हमने P1 P2 फॉरवर्ड पाथ निकाला, L1 L2 L3 निकाला, कितने हमारे मतलब इसमें लूप है। उसके बाद हमने डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2। अगर सभी कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं होता है तो हमारा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो होते हैं 1 आ जाते हैं। देखिए डेल्टा 1 जो है फॉरवर्ड पाथ हमने दिखा, फॉरवर्ड पाथ में कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है, इसलिए डेल्टा 1 जो है 1 आ जाएगा। वैसे ही अगर बात करें सेकंड हमारा जो ये मतलब फॉरवर्ड पाथ है, इसमें भी सभी जो है हमारे पॉइंट्स जो हैं टच कर रहे हैं। देखिए ये सोच रहे होगे आप, सेकंड फॉरवर्ड पाथ हमने दूसरा लिया ऐसे, तो ये हमारा टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी इसे टच है ना, कहीं से भी टच है ना, जैसे ये हमारे यहाँ से टच है, तो ये नॉन टचिंग लूप नहीं हुआ। नॉन टचिंग लूप कैसे होगा? देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कम लिया है, क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी मतलब कोशिश करूँगा कि जो ये हमने बताया कि गेट में सबसे ज़्यादा आता है, तो गेट का भी ऑलरेडी डेडिकेटेड हमने, आप जाकर देखोगे प्लेलिस्ट, तो हम PYQ अपलोड कर रहे हैं। तो आप अगर अपने अभी 3rd ईयर में आपने अगर गेट भरा है तो आप PYQ डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले बैच पढ़ना ही होगा, बिना बैच के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जल्दी इसके भी कंट्रोल सिस्टम मैंने पढ़ लिया, कंट्रोल सिस्टम के PYQ हम अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे केवल और केवल क्वेश्चन ही आते हैं गेट में, वहाँ पर हम क्वेश्चन आपको पुटअप करेंगे। तो आपको अगर यहाँ से समझ में ना आए, क्वेश्चन और ज़्यादा करना हो, तो वहाँ से देख सकते हो, या बुक से देख सकते हो, या कहीं से भी आप देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब जाके आप कहीं अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने मतलब सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नॉन टचिंग लूप क्या होता है। जैसे मैंने फॉरवर्ड पाथ एक ये हो गया, हमारा फॉरवर्ड पाथ ये हो गया, फॉरवर्ड पाथ मतलब ये हमने G1 लिया, ये G2 लिया, G3 लिया। ठीक है, ये हमने फॉरवर्ड पाथ यहाँ से लिया और एक यहाँ से है। ठीक है, तो ये हमारा मान चलो G4 है, और मान चलो यहाँ से एक ऐसे हमारा लूप बना हुआ है। तो ये हमारा लूप जो है नॉन टचिंग है। देखो ये फॉरवर्ड पाथ से नॉन टचिंग है, टच नहीं कर रहा है,
तो ये नॉन टचिंग लूप, जब नॉन टचिंग लूप होता है तो डेल्टा में से हम उसको रिड्यूस करते हैं, 1 माइनस वो रिड्यूस करते हैं। तो ये आपने जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो नॉन टचिंग लूप, 2 नॉन टचिंग लूप, 3 नॉन टचिंग लूप क्या होता है ये समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिखा, हमने P1, P2, L1, L2 निकाला और फाइनली हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी लूप बने हैं, देखो इसमें कितने लूप बने हैं हमारे मतलब लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, जितने भी लूप बने हैं 1 माइनस कर देते हैं। 1 माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा निकल गया। हम जब डेल्टा फाइंड करेंगे, हमारे पास मेसन गेन फार्मूला ऑलरेडी पता है, जब हम सिग्नल फ्लोग्राम से उसके बाद हम मेसन गेन फार्मूला लगाएंगे जो कि CS/RS होता है। यहाँ पे हमारा 2 फॉरवर्ड पाथ है, P1, P2, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और ये डेल्टा नीचे। तो देखिए सबसे पहले हमारा P1 कितना आया था फॉरवर्ड पाथ, P1 हमारा इतना आया है, P2 हमारा इतना आया, P1 हमने लिखा, P2 लिखा, उसका डेल्टा हमारा इतना आया, बस रख लेंगे, हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। तो आपने देखा कि जो हम ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम से कर रहे थे, ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कह सकते हैं। हाँ, समझ में नहीं आता है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसके लिए 10 फार्मूलेज आपको याद करने हैं, अगर 10 रूल्स नहीं याद करोगे तो वो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राम में क्या है, सबसे पहले मेसन गेन फार्मूला के लिए आपने जैसे दिया था वैसे सिग्नल फ्लो बनाया। सिग्नल फ्लो बनाने के बाद केवल और केवल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने फॉरवर्ड पाथ लिखा, फिर डेल्टा बनाया, डेल्टा बनाने के बाद आपने फाइनली डेल्टा की वैल्यू निकाला, बस उसके बाद CS/RS लिखा। मतलब CS/RS लिखने के लिए हमने मेसन गेन फार्मूला आपको बताया ही, वैसे हमने कर लिया। दैट सिंपल, बहुत ईजी होता है मेसन गेन फार्मूला। मतलब जितने भी एग्ज़ाम, जैसे मैं बात करूँ गेट एग्ज़ाम की बात करूँ, गेट एग्ज़ाम में कोई ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम नहीं लगाएगा, सभी SFG लगाएंगे, उसके बाद मेसन गेन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजिली हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन एक है, लास्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंसिटिविटी। कभी कभी कहता है सेंसिटिविटी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। सेंसिटिविटी मतलब वही होता है कितना हमारा आउटपुट जो है इनपुट से कितना ज़्यादा, मतलब जो हमने आउटपुट और इनपुट में जो चेंजेज हो रहे हैं वो कितने जल्दी जो है हमें मतलब पता चल जा रहा है, उसी को सेंसिटिव कितना है हमारा सिस्टम। जैसे आपने EMI में पढ़ा होगा, EMI जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, सेंसिटिविटी हमने पढ़ा होगा कि जैसे हमारा एमीटर है, तो एमीटर में मतलब हम करंट मेज़र करते हैं, तो मेज़र करने तो इसमें एरर आ रहा है, तो कितना सेंसिटिव है हमारे करंट को लेके एमीटर, कितना वोल्टेज को लेके, कितना कम से कम वैल्यू को मेज़र कर रहा है, कितना फास्टली कर रहा है, तो ये सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, हमारा 2 मतलब ये ब्लॉक हैं, तो आपने देखा ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज़ में, इसको हम कैस्केड बोलते हैं, ठीक है, कैस्केड या सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारा सेंसिटिव होता है, चेंज इन आउटपुट अपन चेंज इन इनपुट हमने लिखा, और इसको तो आगे आप सॉल्व करोगे तो ये केवल और केवल अब क्या ही हम बताएं, मतलब सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे G1 अपन मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखोगे, इसलिए मैंने बताया G1/1 + G1 + G2 यहाँ ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। उसके बाद हमें सेंसिटिविटी का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से आपका ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जितनी भी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने आपको बताया सिलेबस, सबसे पहले हमने सिलेबस इसलिए दिखाया, बहुत सी चीज़ें मैंने नहीं लिया है क्योंकि वन शॉट है, वन शॉट में सभी चीज़ें नहीं ली जा सकती, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपका ये यूनिट है, यूनिट में केवल और केवल इंपॉर्टेंट ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, एज वेल एज ये जो सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जो कन्वर्जन है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज वेल एज हमने बताया केवल और केवल ब्लॉक रिडक्शन डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ और जो आपका मेसन गेन फार्मूला है, केवल 3 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर से भी, आपके गेट एग्जाम से भी। यही 3 आपके फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट है, वही 3 चीज़ को हमने लिया, एक एक क्वेश्चन लिया और फार्मूलाज, सबसे पहले हमने फार्मूलाज बताया, फार्मूलाज के बाद हमने एक एक क्वेश्चन बताया। तो ये वन शॉट में हमने एक एक क्वेश्चन बताया, वही क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा टफ थे। ईजी लिया होता, अगर ईजी लेना होता तो देखो मेसन गेन फार्मूला का भी अगर हम बताएं ईजी लेना होता तो बहुत ईजी लेके हम आपको समझा देते। केवल हमने 2 ब्लॉक लेते हैं ऐसे, एक यहाँ पे ब्लॉक, एक यहाँ पे ब्लॉक, एक इधर से ले लेते हैं, मतलब एक यहाँ से फीडबैक ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं। लेकिन हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए कि जिसमें रियली आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, उसको हमने लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आता है तो आई थिंक आप पीछे वाला वीडियो जा के देख सकते हैं। 2024 में भी हमने ऑलरेडी मतलब वन शॉट डाले थे। 2024 से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2025 में कुछ अच्छा ही दूँ, क्योंकि 2025 में खुद मैं स्टूडेंट था, लेकिन अभी मैंने ऑलरेडी इसके एग्ज़ाम दे दिए और इसके गेट के भी सिलेबस हमने पढ़ लिया है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जितनी चीज़ें हैं उसको बहुत ही डीप में जाके समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि ओपन लूप क्लोज लूप में आप जब पढ़ रहे होंगे अभी 2025 का और 2024 का, दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं एंड हाँ शेयर भी कर सकते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। एज़ वेल एज़ अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।